माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 21 दैट इज इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जहाँ पर ट्रेजरी किस तरीके से इंटरनेशनली जो है प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेल करते हुए उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश एंड फंड्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। सो दिस इज पार्ट वन ऑफ आवर डिस्कशन। दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेर इन फर्स्टली वी कैन जस्ट हैव अ लुक कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट किस तरीके का है, कैसे जो है ये इंटरनेशनली इक्विटी एंड डेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड पूरा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है। राइट, ऑल्सो वी विल हैव अ लुक कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिन से ट्रेजरी का रिलेशनशिप है एंड विच ट्रेजरी बैंक ट्रेजरी एक्चुअली यूजेस so as to manage the funds that it has। ठीक है, तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग ऑब्वियसली अबाउट द, क्योंकि इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स है तो इंटरनेशनली फंड्स मूव कर रहे हैं, सो देयर विल बी एन एक्सचेंज एंड चेंजेस इन द करेंसी, और ये सारा कुछ हैंडल किया जाता है बाय द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फीमा एक्ट के थ्रू ये मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले जो ये फीमा एक्ट है वहाँ पर इंटरनेशनली लेट्स से ट्रेजरी वांट्स टू गेट सम मनी, तो वो उस मनी को एज एन इन्वेस्टमेंट जो है लेगा फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एंटिटीज। तो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहला तो है उसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कंपनी में किया जा सकता है। इट कैन बी अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपके कंपनी ने इशू किया है इंडिया में तो उसे खरीद रही है फॉरेन कंट्री, इस तरीके से हो सकता है। राइट, इट कैन बी बॉन्ड्स या नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा किया जा सकता है। एंड रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड मोस्टली अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट जाता है। ओके, अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज में ये जाता है बिकॉज अभी वो इन्वेस्टमेंट उठा ही रहे हैं, सो इट इज़ नॉट दैट डेवलप्ड स्टेज में नहीं है जहाँ पर ये लिस्ट हो चुकी होगी। ठीक है, एंड अगर एफडीआई तब कहेंगे देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई तब कहेंगे जब मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड मेजर इन द सेंस ग्रेटर दैन 10% ऑफ द एंटायर पेड अप कैपिटल, ये एक एफडीआई जो है उसके थ्रू मिला है। ठीक है, ग्रेटर दैन 10% इन्वेस्टमेंट किसी एक एंटिटी ने किया है तो दैट इज कॉल्ड एन एफडीआई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज लेस दैन 10%। ठीक है, 10% से कम का इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है टोटल पेड अप कैपिटल के पोर्टफोलियो में, उस पूरे अमाउंट में, तो दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर किसी ने एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया यानी कि 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, बट प्रेजेंटली इट कैन बी सीन कि उनका इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट हैज़ कम डाउन बिलो 10%। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट वाज लेट्स से 15% इनिशियली, so this was classified as FDI, but for now it has come down below 10%, like 8% पे आ गया है। तो एक बार अगर FDI क्लासीफाई कर दिया, if they have classified, if the particular investment has been classified as FDI once, it will be FDI always। ठीक है, until and unless some conditions are met, तो मोस्टली एफडीआई जैसा ही रिमेन्ड रहता है। नाउ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर देर इज़ अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से इन्वेस्टर जो है रजिस्टर्ड है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसे इनिशियल के 3 इयर्स लाइक 2014 में रेगुलेशंस आए थे, रेगुलेशंस के हिसाब से क्राइटेरिया दिया हुआ है एंड रजिस्टर्ड पर्सन का डेफिनेशन, तो उसके हिसाब से अगर वो पर्सन सारे कंडीशंस को मीट कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर एंटिटी विल बी एलिजिबल फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पर 3 साल तक इस पर्टिकुलर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कहा गया था। फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर ये इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं, 10% जो कैलकुलेशंस होते हैं सारे के सारे कितना परसेंटेज है, तो फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पर, इन द सेंस देयर कैन बी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक एक कंपनी है उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयर कैन बी शेयर्स, देयर कैन बी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, देयर कैन बी बॉन्ड्स। ठीक है,
तो बॉन्ड्स को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट, इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यू हैव एन आइडिया ऑफ दिस। सो आफ्टर कन्वर्टिंग जो पूरा इक्विटी का अमाउंट आ रहा है, is that greater than 10% या less than 10%, that is what is considered to classify it as FDI या FPI, ठीक है, that is called fully diluted basis. I hope that is clear. Now there are certain persons and sectors जो कि FDI FPI इंटरनेशनल जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए these entities are not sufficiently eligible, ठीक है। तो who are these entities? इन्वेस्टमेंट बाय एनी पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर है वो पर्सन, और लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि, ट्रेडिंग जो ट्रेडेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं, साथ के साथ रियल एस्टेट, सिगार्स और सिगरेट्स टाइप के जो चीज़ें हैं उनमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो इस इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, राइट, एज पर द फीमा एक्ट। एक्टिविटीज़ और सेक्टर्स जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी ओपन नहीं है, ओके, लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, अभी रेलवेज रिसेंटली प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए लिमिटेड ओपनिंग हुई है, बट या whichever sectors are not open for private investment, they are not open for such investments, okay. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन अगर किया जा रहा है इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग जो कि लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में एफडीआई तो किया जा सकता है, बट इफ दैट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू दीज एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो देन एफडीआई एफपीआई आर नॉट अलाउड। ऑल्सो पर्सनस की अगर हम बात करें, कोई सिटीजन अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का है, या फिर ऐसा पर्सन जो है अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पूरी तरीके से डिसअलाउ तो नहीं किया गया, बट गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगा, तो गवर्नमेंट इसे अच्छे से स्क्रूटनाइज करेगी। एंड इफ देयर इज अ पर्सन हु इज इन पाकिस्तान एंड ये एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में वो नहीं कर सकते, ओके। सो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल from Pakistan to invest in India, okay. So these are the things. Now moving ahead, we have considered what is the regulatory environment, क्या prohibited sectors है सब हमने देख लिए। Now we will be talking about the different products into which the treasury can invest या फिर अपना जो है funds को move कर सकते हैं। So the first thing that we are discussing here is the global depository receipt. Let us once have a look at the definition. Represent receipts that entitle the holder to convert into specified number of equity shares of Indian company. The receipts are issued by depository abroad and are traded in overseas markets. They are negotiable receipts. They are denominated in foreign currency. ठीक है, समझ में आ गया? नहीं ना? तो ऐसा ही हमारा भी एक्सप्रेशन होगा कि कहना क्या चाहते हो, राइट। सो लेट अस जस्ट ट्राई टू ब्रेक दिस डेफिनेशन डाउन, और एक बार जब कॉन्सेप्ट, वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑल्सो, ओके। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रोसेस टू यू। लेट्स से देयर इज अ कंपनी इन इंडिया, इन्फोसिस, इसके शेयर्स है एंड इट वांट्स टू इश्यू दीज शेयर्स एंड गेट देम लिस्टेड ओवर द जर्मन, लेट्स से कोई जर्मन जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्ट करवाना चाहते हैं। ऐसे में इट विल टॉक टू अ ब्रोकर इन यूरोपियन यूनियन। तो देर आर टू मेथड्स, लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट, कि पहला मेथड है काफ़ी लंबा चौड़ा, हाँ ये शेयर सीधे सीधे जर्मन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हो, सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम भी यहाँ पर डिवोट करना पड़ता है, सेबी के कुछ काफ़ी सारे कंडीशंस, एंड जर्मन और यूरोपियन यूनियन में जो वहाँ के रेगुलेटर्स है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना। तो दिस इज अ लेंदी प्रोसेस इफ यू वांट योर शेयर्स टू बी शोन या लिस्टेड ओवर द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ जर्मनी, ओके। बट देर इज अ शॉर्टर प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है, हर चीज़ का थोड़ा शॉर्टकट भी रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें, यूरोपियन यूनियन में एक ब्रोकर से बात की, ये इन्फोसिस के उन्होंने, एंड इन्होंने बात जब की, दिस ब्रोकर सेट किया वी कैन डू दैट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे भाई, कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये यू ब्रोकर ने क्या किया, इंडिया में अपने लोकल कस्टोडियन बैंक को कॉन्टैक्ट किया। सो लेट्स से एसबीआई इज द लोकल कस्टोडियन बैंक, तो दिस एसबीआई को कहा कि शेयर्स को थोड़ा चेक कर लो वेदर दे आर रियली लेजिटिमेट एंड सही है सारा कुछ, या इंडिया में अच्छा उसका जो है पब्लिक ये गुडविल है या नहीं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो द कस्टोडियन बैंक चेक्स इट, द बैंक रिपोर्ट्स टू द यू ब्रोकर कि हाँ भाई सब सही है, आप आगे बढ़ सकते हैं विद इश्यूइंग, गेटिंग द डिपॉजिटरी रिसीट इश्यूड,
Okay, now this broker actually contacts the यूरोपियन यूनियन, स्पेसिफिकली जर्मनी में जो बैंक है उससे कांटेक्ट करता है। तो ये बैंक कहता है कि ओके ये शेयर्स है ना, शेयर्स के सामने आई विल इश्यू जीडीआर। तो इट इज गोइंग टू इश्यू अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एंड ईच ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज एक्चुअली इक्वल टू अ नंबर ऑफ, वी कैन से, शेयर्स ऑफ दिस इंडियन कंपनी। ओके, कितना हो सकता है ये? इट कैन बी सम फ्रैक्शनल नंबर लाइक 4.5 10, इस तरीके से हो सकता है, या फिर इट कैन बी लेस देन और मोर देन दिस। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज एक्चुअली एन इक्विवेलेंट ऑफ दिस शेयर्स। इट कैन बी 1 शेयर 2 शेयर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और उसका एक इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलता है जो इशू किया जाता है वहाँ पर। तो लेट्स से 4.5 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी ये इशू किया गया है। तो ऐसे में वी विल सी कि अगर कोई 2 GDR, somebody is buying 2 GDR, 1 is equal to 4.5 shares, तो 2 will be equal to 9 shares of this Infosys company. Okay, so you get this. इस तरीके से ये GDR मल्टीपल शेयर्स के लिए इशू किया जाता है, एंड एनी पर्सन हु इज बाइंग 2 GDR, ही इज बाइंग 9 शेयर्स ऑफ दिस Infosys कंपनी, इस तरीके से, राइट। तो दैट इज व्हाट इज ए GDR। तो इसके सामने ये शॉर्टर प्रोसेस यूज करके अगर ये GDR एग्जैक्टली ये शेयर्स को यहाँ पे नहीं लाया जाता, बट उसके सामने एक रिसीट इशू किया जाता है कि इफ यू आर बाइंग दिस पर्टिकुलर रिसीट, यू आर बाइंग दिस मेनी शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, ऐसा रिसीट इशू किया जाता है, एंड इन्वेस्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कैन जनरली बाय दिस। GDRs represent receipts that entitle the holder to convert into specified number of equity share। तो GDR के सामने specific number of equity shares इंडियन कंपनी के यहाँ पर होंगे, और ये receipts इशू किए जाते हैं depositories के द्वारा, like this bank is kind of depository, and are traded in the overseas market, obviously in the European Union market ये trade किया जा रहा है, negotiable है and denominated है foreign currency में। Do you get it now? अब ये definition समझ में आ रहा है? तो इसको फॉरेन कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे इशू किया गया है, एंड इक्विवेलेंट इज कॉल्ड GDR। तो जो भी GDR इन्वेस्टर्स है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ दीज इन्वेस्टर्स? इज इट जस्ट लाइक बाइंग अ शेयर, सेम राइट्स मिलते हैं? जी हाँ, और बाकी कुछ और एक्स्ट्रा रहेगा तो GDR सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा। इसके साथ इसके फीचर्स अगर हम लिस्ट डाउन करें तो एक GDR नंबर ऑफ शेयर्स के इक्वल होता है, जो मैंने आपको बता दिया। डेट इक्विटी रेशियो पे वेरिएशन आता है कि अगर हम GDR इशू करते हैं, बिकॉज शेयर्स इशू करेंगे हम, तो ऑब्वियसली डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट जो भी लोन आपने लिया है 100 रुपीज़ लेट से, और इक्विटी यानी कि शेयर्स, लेट से 100 रुपीज़ के शेयर्स ऑलरेडी इशू किए। इफ़ यू आर इशूइंग न्यू शेयर्स देन ऑब्वियसली देयर विल बी एडिशन इन दिस पार्ट, और ये डेट इक्विटी रेशियो इनिशियली कितना था? 100:100, 1:1 था। तो ठीक है, अभी क्या हो गया? 100:200, तो 1:2। तो ये डेट इक्विटी रेशियो एक्चुअली आपका जो है वर्स खराब नहीं हो रहा है। अगर ये वाला ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो ये रेशियो खराब हो रहा है, बट यहाँ पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। चेंजेस है डेट इक्विटी रेशियो में, बट इट इज़ नॉट एडवर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स फिर भी आकर जो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दैट इज़ द थिंग। इफेक्ट कोई खास नहीं होता यहाँ पर, आपका जो है डेट इक्विटी रेशियो एक तरीके से डिक्रीज ही हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, बट कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। डिपॉजिटरी जो भी हैं उनको क्या यहाँ पर बेनिफिट्स है? डिविडेंड पे किया जाता है रुपीज़ में, और वोटिंग राइट्स इनको मिलते हैं एज इट होल्ड्स द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये जो भी डिपॉजिटरी है, डिविडेंड मिलता है एंड सम वोटिंग राइट्स। बट यहाँ पर फंजिबिलिटी जो है वो दी गई है, यानी कि अगर आपको लेट से 100 GDR इशू कर दिए गए हैं तो उसके सामने कितना? 450 शेयर्स। अब लेट से आपको 100 में से 10 GDR कम करने हैं, तो 90 GDR हो गए, तो यहाँ पे कितना? 45 शेयर्स को आप कम कर दोगे, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज द 45 शेयर्स बढ़ा देंगे, यहाँ पे कम किया तो यहाँ इंडिया में 45 शेयर्स बढ़ गए। तो ऐसे आप जो है बैलेंस करेंगे दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड फंजिबिलिटी। तो टू वे फंजिबिलिटी स्कीम है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया गया। इंटर कन्वर्शन जो है, आप कुछ अलाउड लिमिट है उसमें, ये इंटर कन्वर्शन जो है जल्दी जल्दी कर सकते हैं। नाउ GDR के जैसा देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड द ADR। ठीक है, ADR इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये अमेरिकन है तो अमेरिका में इशू होगा, USA में इशू होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए इशू होगा, सिंपल। GDR बाकी दुनिया में, अमेरिका में ADR। नाउ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट ऑब्वियसली जो फॉरेन कंट्री के फॉरेन कंपनीज हैं, दे वांट टू
इशू एंड हैव उनका जो शेयर्स है उनको अगर वो लिस्ट कराना चाहते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई बीएसई पे, देन दे कैन यूज द इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। लेट अस हैव अ लुक एट द फीचर्स एंड नॉर्म्स यहाँ पर। तो ये इशू जो किया जाता है कंपनीज फॉरेन कंट्री में जो हैं वो, और इंडियन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया भी इशू कर सकते हैं। सारे 2 रूल्स को कंप्लाई करना होगा। व्हाट आर द 2 रूल्स? कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2009, इनको जो है एग्री करना होगा। और ये जो है इशू किया जाता है जो भी सेक्टरल रेगुलेटर है उसके प्रियोर अप्रूवल के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया में सेबी है तो सेबी के अप्रूवल के साथ ही इशू किया जा सकता है। आईएनआर खाली इसका, क्योंकि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है तो इसका करेंसी क्या होगा? आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपी। और सारा पैसा जो है रिपैट्रिएट यानी कि इंडिया से बाहर, जैसे इशू किया कमाया इंडिया से बाहर, ये पैसा रिपैट्रिएट किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। अब आईडीआरस का परचेज एंड सेल कौन कौन कर सकता है? एफपीआई, एनआरआई, ओसीआई, ये सारे ही कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड देयर स्पेसिफिक उनका जो डेजिग्नेशन है, हु इज एन एनआरआई एंड ऑल, ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं राइट इन चैप्टर 3। तो यू हैव एन आइडिया। तो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सेल या बाई कर सकते हैं। एनआरआई, ओसीआई भी इसको बाई कर सकते हैं। एनआरआई, ओसीआई, एनआरई और एफसीएनआर में जो फंड्स हैं, अकाउंट्स में जो फंड्स हैं, उनको यूज़ करके भी ये बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और इस पर एक लिमिट भी सेट की गई है विच इज़ अराउंड 5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, उतना तक ही ये किया जा सकता है। ट्रांसफर एंड रिडम्पशन अगर आपको करना है, रिडम्पशन और यहाँ पर हम कह सकते हैं कन्वर्शन इनटू इक्विटी, ठीक है, तो ये चीज़ फेमा रेगुलेशन के हिसाब से किया जा सकता है। और बिफोर 1 ईयर फ्रॉम इशू डेट, उससे पहले आप जो है ये कन्वर्शंस वगैरह नहीं कर सकते। साथ के साथ लेट्स से आपको आईडीआर को शेयर्स में, फॉरेन शेयर्स में, एंड इन शेयर्स को आईडीआर में इंटर कन्वर्शन करना है, फंजिबिलिटी जिसे कहा जाता है, तो एटलीस्ट 30 डेज आपको रुकना होगा बिफोर आईडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे। एक बार आईडीआर इश्यू हो गया 30 डेज के बाद ही शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है कहा गया है कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स रेजिडेंट इंडिविजुअल्स कन्वर्ट कर सकते हैं आईडीआर एंड होल्ड शेयर्स, आईडीआर को कन्वर्ट करके शेयर्स होल्ड कर सकते हैं ओनली टिल 30 डेज फ्रॉम कन्वर्शन, ठीक है। वो शेयर्स को उनको जो है 30 डेज तक अपने पास रखना है, उसके बाद अगेन आईडीआर में इशू कन्वर्ट हो जाएगा वो। एफपीआई, फीमा जो है नॉट एप्लीकेबल फॉर होल्डिंग शेयर्स आफ्टर कन्वर्शन। आफ्टर कन्वर्शन अगर आप शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो एफपीआई जो हैं उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। उसके प्रोविजंस जो आईडीआर रिलेटेड है वो एप्लीकेबल नहीं है, शेयर्स रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। As per the FEMA Act, foreign direct investment is investment through capital instruments by a person resident outside India in a dash Indian company or in dash or more of the post issue paid up equity capital on a fully diluted basis, ठीक है। इंडियन कंपनी मोस्टली अनलिस्टेड है एंड कितना से ज़्यादा परसेंटेज अगर कर रहे हैं तो एफडीआई कहा जाएगा 10% से ज़्यादा, राइट। तो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज और which of these is one of the sectors where investment by a person resident outside India is prohibited? बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, चारों में ही प्रोहिबिटेड है। ओके, सो दैट इज 1 2 3 and 4। सो हियर वी विल बी टॉकिंग कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हम कुछ चीज़ें देख चुके हैं पहले कि जीडीआर, ईडीआर, आईडीआर ये सब क्या है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो ट्रेजरी एक्चुअली यूजेस दीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड इन जनरल क्या नॉर्म्स रूल्स है वो सब हम देखेंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पहले तो मीनिंग क्या है? द नेम इटसेल्फ टेल्स यू कि एक्सटर्नली यानी कि इंडिया से बाहर, लेट्स से इंडिया में एक कंपनी है लाइक एक ट्रेजरी है बैंक का एंड इट इज़ ट्राइंग टू गेन सम मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ओके, कैपिटल उठा रहा है आउटसाइड इंडिया, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। बाहर कंट्री से अगर ये बोरोइंग की जा रही है तो ये स्पेसिफिकली लोन्स रेज्ड होते हैं बाय रेजिडेंट एंटिटीज और जो रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट से, इंडिया से बाहर के लोगों से या एंटिटीज से। कंडीशंस यहाँ पर कुछ कई सारे हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। दिस इंक्लूड मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, यानी कि थोड़ा टाइम तक आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को डेफिनेटली होल्ड करना है, यानी कि मेच्योरिटी उसकी थोड़ा टाइम बाद ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 मंथ्स में आप लौटा दे रहे हो, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो देर इज़ सम मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड,
और उस मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड तक आपको वो जो बोरोइंग है अपने पास रखना है, एंड आफ्टर दैट जो भी इंटरेस्ट बन रहा है यू हैव टू रिटर्न। नॉन परमिटेड एंड यूजेस कई सारे हैं, कुछ यूजेस के लिए आप जो है ईसीबी को इश्यू नहीं कर सकते। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग यहाँ पर होता है, यानी कि पूरा कॉस्ट इंक्लूड करके इस पर जो भी बोरोइंग है, लोन है, तो इस पर कुछ इंटरेस्ट तो बनेगा, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है उसके बेसिस पर सेट किया जाता है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग इसे कहा जाता है। सो अप टू $750 million पर ईयर कोई एक एंटिटी इंडिया में जो है इट कैन रेज थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। कोविड के टाइम पे $1.5 बिलियन कर दिया गया था, एंड अभी उसे फिर से $750 million पर ईयर के लिए कर दिया गया है लिमिट को। एंड ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी का एक रेशियो है, ठीक है। ईसीबी लायबिलिटीज बाहर से जो हम लोन ले रहे हैं डिवाइडेड बाय इक्विटी जो हमारे पास है, यानी कि जितना शेयर्स हमने इशू किया। तो लेट्स से हमारा ईसीबी ₹800 है, इक्विटी ₹100 है, तो 8:1 रेशियो इसका आ जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड रेशियो। 7:1 या उससे कम होना चाहिए। देन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर ये लिया जा सकता है। ये जो रेशियो है, अगर आप इक्विटी होल्डर यानी कि इंडिविजुअल्स से ले रहे हैं एंड वो अमाउंट जो है $5 million से कम का अमाउंट है, तो ऐसे में 7:1 वाला रेशियो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये चीज़ें रेगुलेटर्स के हिसाब से होंगी चेंजेस, ठीक है। और इसके साथ साथ गारंटीज इंडियन बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज वगैरह इन लोन्स पे दे सकते हैं, क्योंकि इंडियन एंटिटीज इसे बोरो कर रहे हैं। तो क्या इंडियन बैंक्स वगैरह इस पर गारंटी दे सकते हैं कि भाई ये नहीं देगा तो हम दे देंगे? तो नो गारंटीज परमिटेड नहीं है। और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। व्हाट आर एफसीसीबीज? फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स आपने खरीदे और उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर ले रहे हो सेम कंपनी के, तो एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड में कन्वर्ट आपके बॉन्ड जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो ऑफ अनदर कंपनी, देन इट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। यू आर एक्सचेंजिंग इट फॉर सम अदर कंपनीज थिंग्स, ओके। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ईसीबी रिलेटेड है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कंडीशंस जो ईसीबी से रिलेटेड है। फीचर्स हमने देख लिए, तो मास्टर डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है ईसीबी से रिलेटेड, तो वी विल हैव अ लुक एट दैट। करेंसी कौन कौन से हो सकते हैं ईसीबी के? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आप फॉरेन करेंसी में, इंडियन रुपी में भी कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या? लोन ले सकते हैं, फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स वगैरह के थ्रू भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम ट्रेड क्रेडिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ट्रेड क्रेडिट इज अगेन अनदर काइंड ऑफ लोन। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, लीज वगैरह के थ्रू भी आप फॉरेन करेंसी में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को उठा सकते हैं। अब लेट्स से इंडियन रुपी में आपने जो है ये उठाया है, तो वो भी लोन के थ्रू उठा सकते हैं आप। नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रेड क्रेडिट 3 इयर्स से ज़्यादा फाइनेंशियल लीज के थ्रू उठा सकते हैं। प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज इशू करके विच कैन बी इधर प्लेस्ड प्राइवेटली और लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, ये किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये जो है प्लेन वनीला का मतलब होता है कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, रुपीस में है वो, तो डायरेक्ट रुपीस में आपको पेमेंट आएगी। एंड ये प्लेन वनीला है। प्लेन वनीला इन द सेंस देयर आर नो अदर कंडीशंस, कोई एम्बेडेड ऑप्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, प्लेन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। टर्म्स इसके। एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन बोरो कर सकता है? इंडिया में ऑल एंटिटीज कैन बोरो, ठीक है। जो एफडीआई ले सकते हैं वो सारे एंटिटीज से ईसीबी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है पोर्ट ट्रस्ट यूनिट्स, एससीजेड में सिडबी, एग्जिम बैंक वगैरह भी ईसीबी उठा सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी में, अब इंडियन करेंसी में भी सारे जो फॉरेन करेंसी ईसीबी उठा सकते हैं, ऑल ऑफ दीज एंटिटीज आर एलिजिबल। साथ के साथ में रजिस्टर्ड एंटिटीज जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ में है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हो गए, सोसाइटीज, ट्रस्ट, एनजीओस वगैरह भी इंडियन रुपी टर्म्स में ईसीबी को उठा सकते हैं। अब लेंडर्स कौन कौन है? जो एफएटीएफ, आईओएससीओ कंप्लाइंट कंट्रीज हैं वो लेंडर्स हैं। एफएटीएफ इंटरनेशनल जो है वी कैन से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड वर्क करता है, यानी कि इस तरह का मनी अगर कंट्रीज के बीच में मूव हो रहा है तो इट इज़ अ वॉचडॉग। तो एफएटीएफ कंप्लाइंट अगर कंट्री है तो एफएटीएफ ने बहुत अच्छी तरीके से इन कंट्रीज के बीच का जो मनी एक्सचेंज है और इस तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करा हुआ है, राइट। आईओएससीओ इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम सिक्योरिटीज रिलेटेड इंटरनेशनल हम कह सकते हैं ग्रुपिंग है। तो
ये दोनों के जो रूल्स नॉर्म्स है, अगर कंप्लायंट कंट्री है तो वो वहाँ के एंटिटीज पैसा इस तरीके से दे सकते हैं इंडियन एंटिटीज को। मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर इंडिया मेंबर है, तो वो इंडिविजुअल्स यहाँ पे पैसे दे सकते हैं ओनली इफ वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है, फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने इक्विटी होल्ड कर रखी है, यानी कि शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं या फिर बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह रखे हैं फॉरेन कंट्रीज के। फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी जो इंडियन बैंक से, लाइक एसबीआई का लेट से फॉरेन ब्रांच है, तो क्या वो इन चीज़ों में पढ़ सकता है? बस फॉरेन करेंसी ईसीबी को इशू कर सकता है, और इंडियन रुपी रिलेटेड जो बॉन्ड्स वगैरह इशू किए गए हैं तो उसके अरेंजर, अंडरराइटर, मार्केट मेकर, ट्रेडर वगैरह बन सकते हैं ये पर्टिकुलर जो हमारे फॉरेन ब्रांचेस हैं इंडियन बैंक्स के। और अंडरराइटिंग फॉरेन ब्रांचेस जो हैं उनके द्वारा कुछ चीज़ों में अलाउड नहीं है। अगर इंडियन बैंक्स ने इसको इशू किया है, ये जो ईसीबी है इंडियन बैंक्स ने इशू किया है, तब इनकी अंडरराइटिंग जो है फॉरेन ब्रांचेस इंडियन बैंक्स के वो नहीं कर सकते। ओके, देर आर अदर थिंग्स लाइक ऑल इन कॉस्ट, इसका कितना परसेंटेज आप जो है बेंचमार्क रेट के ऊपर अपना स्प्रेड रख सकते हो। बेंचमार्क रेट्स पहले तो लिबोर लिंक्ड थे क्योंकि इंटरनेशनली लिबोर होता है, ठीक है, वी नो अबाउट लिबोर। बट अभी क्या हुआ है, लिबोर से हम अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स की तरफ मूव कर गए हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज एसओएफआर ऑफ यूएसए। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग ईसीबी है जो मूव कर रहे हैं उनके ऊपर 550 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो है चार्ज लग सकता है। लाइक अल्टरनेट रेफरेंस रेट 4% है, तो इस पे 5.5% तक का एक्स्ट्रा आप जो है स्प्रेड ले सकते हैं एज अ बैंक। नाउ न्यू ईसीबी से तो 500 बेसिस पॉइंट्स, आईएनआर में ईसीबी है तो 450 बेसिस पॉइंट्स, और ये सारा जो ऑल इन कॉस्ट इनमें 100 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा लगाया गया था, जो कि दिसंबर 31, 2022 तक जिन्होंने भी लोन्स रेस किए हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोरोवर्स के लिए ये फैसिलिटी दी गई थी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो क्रेडिट रेटेड हैं, ठीक है, इंडियन एंटिटीज, उनको ये फैसिलिटी दी गई थी भाई जितना भी रेट है उस पर 100 बेसिस पॉइंट्स और थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक जिन्होंने भी ईसीबी लिया है। अब एक्सचेंज रेट क्या रहेगा यहाँ पर, जब आप इस पैसे को एक्सचेंज करेंगे तो जो भी डेट ऑफ एग्रीमेंट है, अगर फॉरेन करेंसी ईसीबी की बात करें तो डेट ऑफ एग्रीमेंट में जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ है वही रहेगा, या फिर उससे कम हो सकता है अगर दोनों पार्टीज एग्रीड है। अब आईएनआर में जो है डेट ऑफ सेटलमेंट के टाइम पे, एग्रीमेंट लेट से आज हुआ और सेटलमेंट 3 मंथ्स बाद हो रहा है, तो ये फॉरेन करेंसी में ये वाला डेट होगा, डेट पर जो भी एक्सचेंज रेट है, और आईएनआर में ये वाला सेटलमेंट वाले डेट पर जो रेट है दैट विल बी द एक्सचेंज रेट। चेंज अगर करना है आपको करेंसी जो भी फॉरेन करेंसी के है, तो डॉलर्स में लिया तो कोई भी फ्रीली ट्रेडेबल करेंसी लाइक पाउंड या फिर यूरोस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, परमिटेड है। बट आईएनआर से किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना परमिटेबल नहीं है, परमिटेड नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हुएवर इज जनरली इशूइंग, ये ईसीबी जो है इशू किया और आपने लोन लिया, तो एज अ बैंक यू नीड टू रिटेन दैट, ठीक है, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, और ये मेच्योरिटी का जो टाइम है वो थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए मिनिमम जो टाइम है वो फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम इतना तो होना है। जनरली 3 इयर्स का टाइम तो होना ही होना है ऑल ईसीबीज के लिए, एंड इस 3 इयर्स के टाइम पे कॉल पुट ऑप्शंस आपके वर्क नहीं करते हैं उस पर, ठीक है, कोई ऑप्शन यू कैन नॉट कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस नहीं यूज़ कर सकते हैं उसमें। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर इसे इशू कर रहे हैं, यूएसडी 50 मिलियन से कम का है, और तब 1 ईयर तक का भी ये छोटा टाइम के लिए, कम टाइम के लिए भी दे कैन इश्यू दिस पर्टिकुलर, दे कैन गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और फॉरेन इक्विटी होल्डर को इंडिविजुअल है, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, रीपेमेंट रुपी लोन्स की अगर ये कर रहा है तो 5 इयर्स तक के लिए ये ईसीबी मिनिमम जो है इसका टेनोर होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए एनबीएफसीज या अदरवाइज लिया जा रहा है ये पर्टिकुलर थिंग, तो 10 इयर्स तक का होना चाहिए। रुपी लोन अगर लिया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एनबीएफसी से या अदर एंटिटीज से तो 7 इयर्स। रुपी लोन लिया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा कोई और एक्सपेंडिचर के लिए तो एटलीस्ट 10 इयर्स का टाइमिंग कंपलसरी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर अगर हम देखें ये सारे आपके जो हैं, ये सारे जो आपके लोन आप ईसीबी उठा रहे हैं तो फॉरेन ब्रांच जो इंडियन बैंक्स के हैं वहाँ से नहीं उठा सकते, ठीक है, फॉरेन ब्रांचेस नहीं दे सकते इंडियन बैंक्स के। और ये सारे जो रूल्स एंड नॉर्म्स है हर एक इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल द सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स एंड नॉर्म्स।
और भी कुछ कॉस्ट है क्या, लेट्स से कोई कॉवेनेंट, कोई डिफॉल्ट, कुछ गलती हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा जो है 2% जितना डिसाइडेड उससे 2% से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और देर आर एंड यूज के नेगेटिव लिस्ट, यानी कि देर आर सम एक्टिविटीज जिसके लिए आप ये मनी यूज नहीं कर सकते। दीज आर रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट या इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बोरोइंग नहीं कर सकते। बट हाँ, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस वगैरह के लिए अगर आप ले रहे हो तो ये भी अलाउड नहीं है। बट कैपिटल मार्केट इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड और वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस से रिलेटेड, ये दोनों लिंक्ड है, तो देन इट विल बी अलाउड। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स के लिए भी आपका ये ईसीबी जो है आप नहीं उठा सकते, लेकिन वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस रिलेटेड रीपेमेंट अगर आप कर रहे हैं रुपी लोन्स का, वो कर सकते हैं। ऑन लेंडिंग एनबीएफसीज के द्वारा हुई है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए जनरली तो नहीं अलाउड है, बट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए ईसीबी आपका अलाउड है एनबीएफसी से अगर पैसा लिया जा रहा है। और जो भी पर्पसेस यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी आप ईसीबी ले सकते हैं, ठीक है, एनबीएफसी से, तो वो कहा गया। अब हेजिंग प्रोविजन यानी कि जो भी आपका ईसीबी है इस पर एनपीए बनना या फिर आपको जो है कोई लॉस हो रहा है, उस चीज़ को बैंक्स को हेज करना होगा, ठीक है। गाइडलाइंस जो भी इससे रिलेटेड है सारे फॉलो होने हर सर्कमस्टांस में। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज अगर है तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी हेजिंग की होनी चाहिए। हेजिंग इज टू रिड्यूस द लॉस, इजंट इट, उसके लिए कुछ आपने क्रेडिट डेरिवेटिव या फिर ऐसा कुछ लिया। देन मैंडेटरी हेजिंग यहाँ पे 70% ऑफ ऑल ऑफ, लेट्स से 100 रुपीज़ का आपने लोन लिया तो इसमें एटलीस्ट 70 रुपीज़ जो है हेज्ड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्रेडिट डेरिवेटिव या फिर कोलेटरल इस पे अवेलेबल होना चाहिए। एवरेज 5 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड उसका हो। और ये हेजिंग जो भी किया गया है एडी कैटेगरी 1 बैंक के द्वारा जो है वेरीफाई करके आरबीआई को रिपोर्ट करना है, फॉर्म ईसीबी 2 के थ्रू रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। और भी कुछ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स लाइक कवरेज जो हो रहा है वो प्रिंसिपल एज वेल एज कूपन दोनों को ही कवर करता हुआ हेज होना चाहिए। टेनोर मिनिमम 1 ईयर का हेज होना चाहिए और रोल ओवर होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे 70% फॉर 5 ईयर्स दिया है ना, तो 1 ईयर का एटलीस्ट हेज हो एंड 4 टाइम्स ये रोल ओवर हो रहा हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल हेजिंग हो जाता है अगर लेट्स से आपने कोई बाहर से लोन ले रखा है एंड उसके सामने आपने कुछ लोन दे रखा है, या फिर कोई क्रेडिट डेरिवेटिव पहले से ले रखी है, तो नेचुरल हेजिंग यहाँ पर हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, कोई इश्यू होगा तो दैट विल बी यू विल बी हैविंग द कैपिटल रिक्वायर्ड टू पे फॉर दैट, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल हेजिंग हो गया। इसके अलावा हेजिंग जो है अगर आईएनआर में है तो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप कर सकते हैं, या फिर मार्केट से भी, डोमेस्टिक मार्केट से भी आप जो है प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं सो एज टू हेज, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स एट पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन 2018 और एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज ईसीबी अप टू डैश और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट में कितना पैसा जो है वो ईसीबी उठा सकते हैं। US dollar 750, 250, 500, 5 billion, तो 750 million US dollars is the limit right now। 5 billion किया गया था during COVID। Now which among the following is not correct with respect to external commercial borrowing जो RBI FIMA एक्ट के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिनिमम मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूजेस होते हैं इसमें, मिनिमम ऑल इन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द इनकरेक्ट पैरामीटर्स, ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें देयर इज नो मिनिमम ऑल इन कॉस्ट। वी हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स हियर ऑलरेडी एंड हम देख चुके हैं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, जीडीआर, आईडीआर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिलेटेड बात कर चुके हैं। देन द लास्ट टू प्रोडक्ट्स दैट इज ट्रेड क्रेडिट एंड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ये बच गए, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उससे रिलेटेड क्रेडिट यानी कि लोन, ठीक है। लोन्स वगैरह जब आप लेते हो दैट इज कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो किसको लोन की ज़रूरत है? ये एक इम्पोर्टर है, ये एक एक्सपोर्टर है। तो ये जो एक्सपोर्टर है ही विल बी सेंडिंग द गुड्स और पेमेंट कौन करेगा? इंपोर्टर। तो हमेशा इंपोर्टर को रिक्वायरमेंट होती है ट्रेड क्रेडिट की, ठीक है। तो ये या तो इंपोर्टर अपने जगह पे जो है लोन ले ले अपने से, तो दिस इंपोर्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायर। तो अगर खुद से लोन ले रहा है तो इट इज़ कॉल्ड द बायर क्रेडिट, ठीक है। तो लेट्स से ये एक्सपोर्टर लोन दिलवा रहा है, दिस एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडिंग द लोन टू दिस पर्टिकुलर इंपोर्टर की ओके हियर इज द लोन, सम इंस्टीट्यूशन से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू जस्ट पे दैट अमाउंट टू मी, ठीक है। लोन दिलवा के ही इज सेइंग पे दैट टू मी एंड यू कैन कीप पेइंग दैट लोन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सप्लायर्स क्रेडिट, बिकॉज द सप्लायर
जो एक्सपोर्टर है ही वांट्स टू सप्लाई समथिंग, सो इज प्रोवाइडिंग लोन टू समवन कि मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी खरीदने के लिए, ठीक है लोन ले लो और मुझे पे कर दो, यू कीप पेइंग द लोन, तो सप्लायर्स क्रेडिट। तो टू काइंड्स के हमारे ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं, बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट, ठीक है। तो हाउ ईच वन ऑफ देम, द एलिजिबल बोरोअर इज ऑब्वियसली द इम्पोर्टर, ठीक है। मोस्टली इंडियंस के लिए हम देख रहे हैं तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एंड इम्पोर्टर इज द ओनली पर्सन हु नीड्स दिस लोन। Imports of capital, non-capital goods permissible or allowed under foreign trade policy of India, types हमने देख लिया। ट्रेड क्रेडिट आपका फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड या इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्म्स और एलिजिबल बोरोअर तो हमने डिस्कस कर लिया। एंड ऑटोमेटिक रूट के अंदर अगर आप ये ट्रेड क्रेडिट ले रहे हैं अगर, और दैट इज रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग, मार्केटिंग, एयरलाइन, शिपिंग कंपनीज, इनसे रिलेटेड है, तो यू कैन टेक अ ट्रेड क्रेडिट ऑफ $150 मिलियन या फिर उसका इक्विवेलेंट, ठीक है। पर इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन में इतना ट्रेड क्रेडिट, इतना लोन आप ले सकते हैं। किसी और पर्पज़ के लिए $50 मिलियन तक का लोन लिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन है, हु इज़ अ बोरोअर, तो इंडियन एंटिटी जो या फिर रेजिडेंट इंडियन एंटिटी जो कि इम्पोर्टर है। लेंडर्स कौन है, हु कैन गिव दिस लोन। सप्लायर्स क्रेडिट के लिए सप्लायर खुद ही हो सकता है लेंडर। बायर्स क्रेडिट के लिए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक कहाँ से लोन ले सकता है, ये वाला बैंक, सॉरी ये जो बायर है कहाँ से लोन ले सकता है, बैंक से। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन इक्विटी होल्डर इंडिया में है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFSCs में है तो उनसे ले सकता है, ठीक है। तो दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन बैंक्स NBFCs एज लेंडर्स विल बी सब्जेक्ट टू प्रोटेंशियल गाइडलाइंस। और फॉरेन ब्रांचेस जो इंडियन बैंक्स के हैं वो खाली फॉरेन करेंसी रिलेटेड, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रेड क्रेडिट में दे कैन पार्टिसिपेट एज अ लेंडर, ठीक है। इंडियन ब्रांचेस के जो इंडियन बैंक्स के जो फॉरेन ब्रांचेस हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस मैनर ओनली। और पीरियड क्या है ये ट्रेड क्रेडिट का, जनरली अगर हम देखें तो अगर आप पीरियड ऑफ ट्रेड क्रेडिट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ये होता है। डेट ऑफ शिपमेंट से कितना टाइम के लिए आपको ये पर्टिकुलर लोन दिया जाता है। कैपिटल गुड्स के लिए जनरली 3 इयर्स तक का ले सकते हैं लोन। नॉन कैपिटल गुड्स के लिए 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल का लोन ले सकते हैं, ठीक है। जब तक रिक्वायरमेंट है तब तक ले सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल जितना समय का है। अगर शिपयार्ड, शिप बिल्डर रिलेटेड है तो नॉन कैपिटल गुड्स के लिए भी आप 3 इयर्स तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स आर लाइक गुड्स विच आर यूज टू मेक अदर गुड्स लाइक मशीन वगैरह हो गए, तो उसके लिए लार्ज टाइम के लिए लोन चाहिए होगा। बट बाकी के लिए छोटा समय के लिए भी अगर शॉर्ट टर्म का लोन भी चलेगा, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड क्रेडिट है जो लिबोर से ARR की तरफ आ रहे हैं, जो विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड्स ऑल्सो, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू ECB, वैसे ही यहाँ पर भी है। 350 बेसिस पॉइंट्स अबव दैट बेंचमार्क आप ले सकते हैं, यानी कि 4% अगर बेंचमार्क का रेट है, ठीक है, SOFR या फिर जो भी है उस पर 3.5% एक्स्ट्रा जो है लिया जा सकता है। अगर वो एग्जिस्टिंग है, न्यू है तो 300 बेसिस पॉइंट्स, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड है तो 250 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो यू कैन सी 50-50 डिफरेंस है। ये एक याद रह गया तो बाकी सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर 550, 500, 450 था इन ECB, हियर 350, 300, 250 है, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट, डेट ऑफ सेम है, सेम टर्म्स है यहाँ पे जो ECB में था। डेट ऑफ एग्रीमेंट के टाइम पे जो एक्सचेंज रेट है या फिर उससे कम हो सकता है इफ बोथ द पार्टीज एग्री। नाउ एक्सचेंज रेट फॉर रुपी डिनोमिनेटेड ट्रेड क्रेडिट इज व्हाट, जो भी रेट प्रिवेलिंग है डेट ऑफ सेटलमेंट के टाइम पे, ओके। तो वो इसके साथ हेजिंग प्रोविजंस भी यहाँ पर है, गाइडलाइंस जो रेगुलेटर देता है या फिर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से हेजिंग करना है। इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड है तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट सिटी कैटेगरी 1 या डोमेस्टिक मार्केट में जाकर हेजिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करके। करेंसी चेंजेस फ्रीली परमिसिबल है इसमें। फॉरेन करेंसी रिलेटेड लेट्स से डॉलर्स में है ट्रेड क्रेडिट तो उसे यूरो में चेंज करो, परमिटेड। बट INR से कन्वर्शन परमिटेड नहीं है, ठीक है। सेम टर्म्स है बाकी सारे, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ट्रेड क्रेडिट ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो इन दिस वे इट इज़ अबाउट द ट्रेड क्रेडिट। नाउ टॉकिंग अबाउट द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो ये RBI FEMA के गाइडलाइंस के हिसाब से इश्यू किए जाते हैं। पर्पसेस अगर हम देखें तो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है एक, तो जहाँ पर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आपने इशू किया, और ये परपेचुअल डेट यानी कि ये बॉन्ड हमेशा के लिए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट पेमेंट्स करते रहता है until and unless it is called back by the company, ठीक है। perpetually paying the interest
ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा, 100 रुपये का बॉन्ड लिया, 100 रुपये आपको वापस नहीं आएंगे, बट परपेचुअली यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट अंटिल एंड अनलेस दिस इज कॉल्ड बैक। ठीक है, कंपनी वापस ले लेता तब तक। तो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स रुपी डिनोमिनेटेड वाले हो सकते हैं, और ये अगर इशू कोई कर रहा है तो एडिशनल टायर 1 कैपिटल के अंडर जो है इंक्लूड किया जा सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट, लेट से कोई बैंक है, उसने ये पीडीआई इशू किया, और ये पीडीआई जो इशू किया है वो टायर 1 कैपिटल के कैलकुलेशन के अंडर काउंट किया जा सकता है, बासिल 3 का जो टायर 1 कैपिटल है। अब डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सिंपल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ पर आपने 1 ईयर कोई मेच्योरिटी पीरियड होगा, 1 ईयर के लिए इशू किया, 100 रुपीज़ एट 100 रुपीज़, लेट्स से 9% इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली, तो 2 बार 9%, 99 रुपीज़ मिलेगा, एंड ऑन मेच्योरिटी 100 रुपीज़ वापस मिल जाएगा। तो नॉर्मल काइंड, तो वो कैपिटल टायर 2 कैपिटल के लिए ये एलिजिबल रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्डेबल हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंसिंग भी की जा सकती है। अब एलिजिबल अमाउंट कितना है, अगर पीडीआई इशू किया जा रहा है फॉरेन करेंसी में, जो मार्च 31 के टाइम पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर ये एलिजिबल अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स से अभी इशू कर रहे हैं, एंड इस टाइम से प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर गया मार्च 31 के टाइम पर जो भी आपका रिस्क वेटेड एसेट्स है उसका 1.5%, या फिर टोटल एडिशनल टायर 1 कैपिटल आपने कितना मेंटेन किया, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है उसको सेलेक्ट किया जाता है। लेट्स से 100 रुपीज़ है, रिस्क वेटेड एसेट्स का 1.5% 200 है, तो 200 रुपीज़ तक का आप परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द एलिजिबल अमाउंट। इसके साथ इसका कितना परसेंटेज जो है आप फॉरेन करेंसी में इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो not more than 49% of the eligible amount can be issued in foreign currency and or rupee denominated bonds। ठीक है, 49% of this eligible amount, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर अगर हम देखें लिमिट, अगर हम देखें ये एफपीआई का जो लिमिट होता है उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे बाहर है, राइट। तो अगर कोई परपेचुअल डेट अगर कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, लेट्स से किसी एफपीआई का लिमिट 1000 रुपीज़ का है और वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में 500 इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब और 500 खाली वो इन्वेस्ट कर सकता है एफपीआई किसी और जगह, तो एक्चुअली ये काउंट नहीं किया जाता, यानी कि इसके पास पूरा 1000 का 1000 बचा हुआ है, सो एज टू इन्वेस्ट एल्सवेयर। ठीक है, तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट इज नॉट काउंटेड अंडर द लिमिट फॉर द एफपीआई, दिस इज व्हाट इज गिवन। ठीक है, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। ट्रेड क्रेडिट refer to the credits extended by the overseas supplier, bank, financial institution and other permitted recognized lenders for maturity as prescribed in this framework for imports of dash permissible under the foreign trade policy of the government of India। ठीक है, किसका किसका इम्पोर्ट के लिए ये इशू किया जा सकता है ट्रेड क्रेडिट, ओनली कैपिटल गुड्स, ओनली नॉन कैपिटल गुड्स, या दोनों, या फिर नन। ठीक है, कैपिटल एंड नॉन कैपिटल गुड्स दोनों के लिए इशू किया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ एलिजिबल अमाउंट यहाँ पर कितना होगा पीडीआई इशू करने के लिए मार्च 31 ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एज पर फेमा, 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, जी हाँ, टोटल एडिशनल टायर 1 कैपिटल, जी हाँ, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो एलिजिबल अमाउंट, नॉट टायर 2 कैपिटल। ठीक है, तो 1 and 2 ओनली, सी शुड बी द राइट आंसर। थैंक यू।